हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंक एक शक की नियुक्ति। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन सरकारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में अंक एक शक की नियुक्ति। जो सबसे रेगुलर है वो सेक्शन ये है, क्योंकि प्रथम अंक एक शक तो वन टाइम है और जो रेगुलर अंक एक शक है वो भी कौन सी कंपनी में, सरकारी के अलावा। अंक एक शक की नियुक्ति कौन करेगा? धारा 139 की उपधारा 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कल तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, कंटिन्यू करें। तो ये पूछ रहे हैं कि साहब सरकारी कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी में अंक एक शक की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ अंक एक शक की नियुक्ति कौन करता है? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो इसको निकाल के फेंक दो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो खुद एक तरह के क्या है, एम्प्लॉई है। वो हमें क्या नियुक्त करेंगे? हमें कौन नियुक्त करते हैं? ऑनर, सदस्य नियुक्त करेंगे। सर आपने संचालक मंडल बताया था वो प्रथम अंक एक शक के लिए बताया था, और प्रथम अंक एक शक तो लाइफ में क्या होना है, वन टाइम ही होनी ना। लेकिन ऑडिट तो हर साल होनी है, ऑडिट एवरी ईयर होगी, तो ऑडिटर भी एवरी ईयर क्या होंगे, अपॉइंट होंगे। तो वो रेगुलर कौन अपॉइंट करता है? तो मैं इसके लिए आपको एक स्टार्ट करूं उससे पहले कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि प्रत्येक कंपनी को प्रतिवर्ष क्या करनी होती है, बताओ। ये पढ़ चुके हैं मेरे से। एनुअल जनरल मीटिंग किसको करनी होगी? एजीएम करनी किसके लिए जरूरी है? प्रत्येक कंपनी को। खाली किसको छोड़कर? ओपीसी को छोड़कर। नहीं, सरकारी हो चाहे कोई हो, ये आप मन से क्यों प्रोविजन बना लेते हो? मैंने तो कभी बोला ही नहीं ऐसा। आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि सरकारी कंपनी की मीटिंग नहीं होगी? कंपनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, बिना मीटिंग के काम ही नहीं हो सकते। कृत्रिम व्यक्ति काम कैसे करेगा? जिसके हाथ पैर नाक कान गले है ही नहीं, वो काम कैसे करेगा? आप बताओ, साइन कैसे करेंगे? ये बच्ची बताएगी। नहीं, आप तो काफी दिनों से, आज ये नई दिख रही है। हाँ, तो कॉमर्स और नॉन कॉमर्स पहले से बताओ। नॉन क्यों? आप खड़े होते तो मेरे को डर लगता है क्यों उठा के ना फेंक दें। ऐसे मैं मजाक करता रहता हूँ, अदरवाइज मत लेना। नॉन कॉमर्स हो, नॉन कॉमर्स वालों के साथ तो ये दिक्कत आएगी। आप बताओ, कंपनी को कोई एग्रीमेंट करना है, साइन तो करेगी ना। साइन कैसे करे? साइन कैसे करे बताओ कंपनी? आप कहें सर हाथ है ना, कर दो साइन। हाथ ही तो नहीं है, क्योंकि कंपनी क्या है, कृत्रिम। तो बताओ कंपनी की क्या होगी, साइन कैसे करेगी? इधर से आवाज आ रही थी सर मोहर होगी। आप बोले शायद, आप बोले मोहर। देखिए कभी मोहर? ये इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मैं वाकई में जो चीज पूछ रहा हूं ना उसके पीछे लॉजिक है। मोहर देखिए, ये बताओ कौन सी मोहर देखिए? वो स्टाम्प लगा के टक टक, उसको बच्चों रबर सील कहते हैं। क्या कहते हैं? रबर सील। और कंपनी की रबर सील की बात नहीं कर रहा मैं कंपनी में एक नाम दे रहा हूं, क्या? कॉमन सील, जिसको आप लोग कहते हो सार्वमुद्रा। क्या कहते हो? और ये कंपनी के हस्ताक्षर है। कॉमन सील कंपनी का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। और आप अगर इसको रबर सील समझ रहे हो कि लगाया इंक और कागज पे टिका दिया, तो ये वो सील नहीं है। किसी ने कॉमन सील नहीं देखी होगी, ये पक्की बात है।
रबड़ सील आप सबने देखी हुई है। हाँ, तो बड़ा कलाकार आदमी है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। नहीं समझे? देखी हुई है इसका मतलब तेरी। तो देखो, आप 1 रुपए का सिक्का लो और कागज पे रखो और कागज को दोनों तरफ से जोड़ लगाओ, बताओ कुछ छपेगा क्या? छपेगा नहीं, उखड़ाएगा। उसको क्या कहते हैं? उखड़ना, उखड़ा हुआ था। ऐसे एक लोहे की सील आती है। कौन सी सील आती है? उसमें हम कागज को इंसर्ट करते हैं और उसको पुश करते हैं, तो कंपनी का नाम उसमें उखड़ा उखड़ा सा आ जाता है कागज पे। वो क्या कहलाती है? कॉमन सील। अगर नेट चल रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा कॉमन सील किस तरीके की दिखाई देती है। हालांकि ये अपन बीओ में पढ़ाएंगे, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अब चूंकि कंपनी तो कृत्रिम व्यक्ति है, तो काम कैसे करेगी? काम कोई ना कोई मीटिंग में होगी। और सदस्यों की सभा को क्या कहते हैं बच्चों? ये एजीएम प्रतिवर्ष होगी या आपकी इच्छा हो तो कर लो, नहीं तो मत करो। तो ऐसा क्या खास है इसमें कि हर साल मीटिंग होनी जरूरी है? इस मीटिंग में ध्यान रखना हमेशा कितने काम होते हैं? 4 काम। ये 4 काम हमेशा कहां होते हैं? एजीएम में होंगे। सर कौन कौन से 4 काम? पहला है वित्तीय विवरणों का अनुमोदन। वित्तीय विवरणों का अनुमोदन, इंग्लिश में बोलते हैं अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि सब आपने पूरी साल में जो भी कमाया, जो भी खोया, जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसका एक अप्रूवल लिया जाएगा, फाइनल अप्रूवल। किससे लेंगे? कौन करेगा फाइनल? यहां भाई ओके है, कौन करेगा बताओ? जो मालिक है वो करेंगे। और मालिक कौन है? और सदस्य कहां आते हैं? तो उनके सामने बैलेंस शीट P&L रखी जाएगी कि साहब आपने जो पैसे दिए थे हमको और हमने आपके पैसे से जो व्यापार किया, उसका परिणाम ये है। पूरी साल में हमने ये खोया और ये पाया, और ये हमारी स्थिति है। और वो भी बैलेंस शीट P&L जो आप उनके सामने रखेंगे ना, वो कैसे होने चाहिए? ऑडिटेड। सीए से क्या कराओ पहले? तो बताओ ऑडिटर की रिपोर्ट कहां सबमिट होगी? एजीएम में। किसके साथ? बैलेंस शीट P&L के साथ। और उसको फाइनल कौन करेगा? सदस्य करेंगे। अब साहब सदस्य ने फाइनल कर दिया, ओके जी डन। फिर बताइए ऑडिट किसने करी है? साहब इन्होंने करी है। ये आदमी तो बड़ी है, चलो इसको वापस क्या कर दो? नियुक्त कर दो। तो बताओ अंकेक्षक की नियुक्ति, अंकेक्षक की नियुक्ति भी कहां होती है? हमेशा एजीएम में। तो एजीएम किसकी होती है? सदस्यों की। तो अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कंपनी के सदस्य। कहां करते हैं? समझ में आ गया ना? ये रेगुलर चीज है। हर साल एजीएम होगी, हर साल ऑडिटर क्या हो जाएगा? नियुक्त हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है क्या? सबके क्लियर है? अब साहब कामकाज किसने संभाला? इनकी नियुक्ति कौन करता है? आज बताओ रिलायंस में अंबानी को किसने नियुक्त किया? मैंने किया। सर आप, मैं मालिक हूं रिलायंस का, तो फिर अंबानी कौन है? नौकर है, मैंने रख रखा है। नियुक्त कौन करता है संचालकों को? सर हमें तो ये मालूम था कि रिलायंस का मालिक अंबानी है, आप कहां से आ गए? देखो वो भी है, क्योंकि उसके पास क्या है? तो क्या संचालक शेयर भी रख सकते हैं? क्या 2 रोल हो सकते हैं उसके? हो सकते हैं, नहीं होते? क्या हो सकते हैं बताओ? कि वो सदस्य भी बन सकता है, और भाई ये कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि जो संचालक है वो सदस्य नहीं हो सकता या शेयर नहीं खरीद सकता। तो संचालकों की नियुक्ति भी कौन करता है बताओ? समझ में आ गया क्या? सबके क्लियर है? ये बताओ मैंने कंपनी में पैसे क्यों लगाए? कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर क्यों खरीदता है? और लाभ मिलेंगे कैसे? आप कह रहे हो साहब लाभ कमाने के लिए आपने पैसे लगा दिए, लाभ कैसे मिलेंगे मुझे? भाई ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है ना आपकी। आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, पैसे कमा लिए, फिर करोगे क्या उसका? अरे खर्चा तो लिमिटेड ही करोगे ना। जो खर्चा होगा वो तो सैलरी से निकालोगे थोड़ी आप।
वो तो वैसे ही कर देंगे, ये तो फंडा ही रहता है भाई, सैलरी को अपन टच ही नहीं करेंगे, है ना। इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करोगे ना जहां से आपको कुछ मिले। अगर आपको कुछ मिलना ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा कोई आदमी। तो आपको कम से कम ये मालूम तो होना चाहिए ना मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बताओ सबसे ज्यादा कमाई किस में है। आज मुझे भी 16 साल हो गए कमाते हुए, ठीक है। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतने मेरे क्लाइंट मेहनत नहीं करते। मैं तो सुबह 7 बजे क्लास शुरू कर देता हूँ, रात के 8-8, 9-9 बजे तक काम करता हूँ और नॉन स्टॉप काम करता हूँ। मतलब 14 घंटा 15 घंटा मेरा रूटीन है, जिसमें हमको कई बार तो खाना खाने को ही नहीं मिलता। लेकिन मैं तो अंबानी नहीं बना सर, मेहनत तो वो मजदूर भी करता है, क्योंकि हमारा जो फील्ड है ना उसमें इतना पैसा नहीं है। पैसा किस में असली, बिजनेस में। सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं है तो वो है व्यापार में। तो आप व्यापार में पैसा लगाओ। तो सर मैं व्यापार करूं, नहीं व्यापार तो आप कर ही नहीं पाओगे ना तो अनुभव है और ना ही इतनी जोखिम लेने की आपकी कैपेसिटी है। तो आप दूसरे के व्यापार में पैसा लगा दो और उसके मालिक बन जाओ, ताकि अगर वो कमाए तो वो जो दूसरे के व्यापार में पैसे लगाने का तरीका है वो क्या है, कंपनी के क्या खरीद लो। तो शेयर होल्डर क्या हो गए, कंपनी के स्वामी हो गए, मालिक हो गए। समझ गए या नहीं समझे। मैं आपको मेरी वाइफ के बारे में बताता हूं। आज से 16 साल पहले जब मैं लाया था उसको, ये मार्कर जैसी थी, पतली सी, और आज देखो मतलब ऐसे 10 मार्कर आ जाए। तो थोड़े दिन पहले ऐसे ही कोई एक हमने शादी में डांस किया था, तो उसको अचानक से याद आ गई कि वो अपना डांस का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया गया था, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो पता नहीं वो लैपटॉप लेकर सीढ़ियां चलाने स्टार्ट कर दिया। तो उसको देखा तो उसको पुरानी भी कुछ फोटो दिख गई। बोलो देखो मैं कैसी दिखती थी। मैं कहा तेरे पापा को दिखा कि देख ससुराल का माल खा के कैसी हो गई, कितना सुख मिला, कितनी मोटी हो गई। अच्छा मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं आपको, ये वाइफ वाली कहानी क्यों सुना रहा हूं, उसका कारण बताता हूं कि साहब आप देखो कोई भी बंदा पैसा लगाएगा तो उसको रिटर्न में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट भी बहुत सारा चाहिए ताकि मोटा हो जाए, चाहिए नहीं चाहिए। मेरी वाइफ मोटी क्यों हुई, इसका कारण बताओ। मैं बताता हूं, क्योंकि वो है घर की मालकिन। क्या है, और इन औरतों की एक बहुत ही अजीब सी आदत है, खूब मेहनत करती हैं, खूब अच्छा खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं, सबको खिलाती हैं। फिर खुद कब खाते हो भैया आप, लास्ट में बचा खुचा। तो इसलिए बनाई ज्यादा लेती हैं पहले ही कि बचा हुआ सारा अपने को निपटाना है। तो वो निपटाने के चक्कर में खुद हो गई 10 गुना। तो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं ना, वो बिल्कुल घर की औरत जैसे होते हैं। अवशिष्ट स्वामी क्या बोलते हैं अपन इनको, रेजिडुअल ओनर, बचा खुचा। आप ये सोचो कि सबसे पहले मैं लाभ ले लूं, ना 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 ना, पहले आपको नहीं मिलेगा। पहले कर्जा चुकाओ, लोगों के खर्चे पूरे करो, ब्याज भरना है तो ब्याज चुकाओ, फिर जो बच गया वो आपका। तो इसमें 2 बातें हो गई, बच भी जाए नहीं भी बचे। कई बार हो जाता है मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा कि पनीर की सब्जी बना दी, मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 चपाती खाता हूं, लेकिन कई बार वो बहुत टेस्टी सब्जी बना देती है तो फिर काउंटिंग नहीं रहती कि 2 की जगह 4 खा जाता हूं, उसका तो बजट बिगड़ गया पूरा। कह रहे यार आज तो, अच्छा मना भी नहीं कर पाती कि चलो खा रहा है खान दो। लास्ट में मालूम चला कि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो मालकिन के साथ तो ऐसे ही होगा साहब, या तो बहुत कुछ मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, अनिश्चितता तो है। और ये कंपनी के अंशधारियों की कहानी है। तो कंपनी के अंशधारी को बचा खुचा लाभ मिलेगा, और वो लाभ जो मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, लाभांश। क्या कहते हैं, लाभों का अंश, लाभांश। इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। बताओ ये लाभांश की घोषणा कौन करेगा, लाभांश की घोषणा कौन करते हैं। एक बार पीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये पीजीटी जानते हो ना,
पीजीटी टीजीटी ये जैसे फर्स्ट ग्रेड और अपने यहाँ पे होता है ना, वैसे होती है। तो सब पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था कि लाभांश की घोषणा कौन करता है, बताओ कौन करता है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर क्या दिया, संचालक मंडल। गलत। लाभांश की घोषणा कहां हो रही है, एजीएम किसकी होती है, तो बताओ लाभांश की घोषणा कौन करेगा। तो 4 क्वेश्चन हो गए मेरे। संचालकों की नियुक्ति कौन करता है, अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, लाभ हानि खाते का अनुमोदन कौन करता है, और लाभांश की घोषणा कौन करता है। समझ में आ गया। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि लाभांश का सुझाव कौन देता है, सुझाव, लाभांश का सुझाव कौन देता है, तो आंसर क्या दोगे, संचालक मंडल। सुझाव ये देंगे पर घोषणा कौन करेंगे, सदस्य करेंगे। कहां पर, एजीएम। ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया क्या। ये सुझाव देंगे पहले, ये संचालक मंडल सुझाव देंगे कि भाई आपकी कंपनी ने ये पूरी साल में इतना पैसा कमाया है और हम चाहते हैं कि आप 5 करोड़ रुपए बांट लो। तो फिर सदस्य आएंगे और वो ये कहेंगे नहीं 5 नहीं 6 करोड़ दे दो, तो वो ऐसी घोषणा नहीं कर सकते जिसका क्या नहीं मिला हो उनको सुझाव। वो 5 करोड़ तक की घोषणा कर सकते हैं। अगर सदस्य कहें भाई आज आप 5 करोड़ बांट दोगे, फिर कल तुमको पैसों की कमी पड़ेगी, फिर हमसे मांगोगे, तो इससे बढ़िया एक काम करो, हमको 3 करोड़ ही दे दो। तो देखो सुझाव कितने का दिया था, 5 करोड़ का, लेकिन बटेंगे कितने, 3 करोड़। समझ में आ गया। और कोई डाउट, आगे बढ़ूं, ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति। इसको स्टार्ट करूं इससे पहले इसी का जो एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उस पर बात करते हैं। ये बच्ची बताएगी, सरकारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है। वेरी गुड। कौन करता है, प्रथम अंकेक्षक की। और उसके पद की अवधि क्या रहती है, प्रथम अंकेक्षक के पद की अवधि क्या रहती है, प्रथम एजीएम के निष्कर्ष तक। फर्स्ट एजीएम के निष्कर्ष तक था। अब हम उसके बाद वाला अंकेक्षक नियुक्त कर रहे हैं और वो कहां होगा, एजीएम में। तो मैं क्या कह दूं कि ये कौन सी एजीएम आई है, फर्स्ट एजीएम। इस फर्स्ट एजीएम में क्या हुआ है जी, इस फर्स्ट एजीएम में क्या हुआ है, जो पहले वाला था फर्स्ट, उसके पद की अवधि क्या हो गई, समाप्त। तो क्यों नहीं इसी में दूसरे अंकेक्षक को क्या कर दें, पहले वाले के तो पद की अवधि यहां समाप्त हो ही गई ना, अब यहीं पर ही क्या कर देते हैं, दूसरे को नियुक्त कर देते हैं। फिर ये बच्चा बोलेगा सर उसी को कर दें, तो वो आपकी इच्छा है, चाहे तो उसको नियुक्त कर दो वापस या किसी और को नियुक्त कर दो, ये आपकी इच्छा है। भाई कंपनी आपकी, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। यहां तक समझ में आ रहा है। बताओ फर्स्ट एजीएम में कौन आएंगे, सदस्य। तो फर्स्ट एजीएम में सदस्यों द्वारा क्या की जाएगी, अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो अंकेक्षक की नियुक्ति कहां हो रही है, फर्स्ट एजीएम में। कहां पर, किसके द्वारा की जा रही है, और सदस्य क्या पास करेंगे, बताओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, साधारण प्रस्ताव पारित करके सदस्यों की क्या कर दी जाएगी, नियुक्ति कर दी जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है बेटा, आपके नहीं आएगा समझ में, क्योंकि मुझे फिर बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि साधारण प्रस्ताव क्या है, विशेष प्रस्ताव क्या है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है। तो फर्स्ट एजीएम में सदस्यों के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, क्या पास करके, साधारण प्रस्ताव। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या, एक पॉइंट क्लियर है। चलो बधाई हो, अंकेक्षक की क्या हो गई, नियुक्ति हो गई। अब आप अपना खुद का लॉजिक देके बताओ कि ये जो अंकेक्षक आपने नियुक्त किया है इसके पद की अवधि क्या रहेगी, क्या होनी चाहिए बताओ, आगामी एजीएम के निष्कर्ष तक। लेकिन अब मैं यहां चेंज कराऊंगा। अभी क्या हुआ साहब, कंपनी एक्ट 2013 में ये सेक्शन क्या कर दी, चेंज। कंपनी एक्ट 1956 में ऐसे ही था, एजीएम में नियुक्त होगा और वो कब तक रहेगा, अगली एजीएम तक। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में एक नया प्रोविजन डाला इन्होंने और उसका नाम रखा रोटेशन। रोटेशन मतलब
रोटेट होना, चेंज होना। मैंने कहा भाई एक ही एक ऑडिटर ऑडिट किए जा रहा है, क्या लोग सीए को चेंज करते हैं? बताओ करते हैं क्या? हमारे सीए लाइन में मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो ये सब भुगत भोगी हूं, जो ही आप सीए बनते हो सबसे पहले आपको अवार्ड मिलता है बेरोजगारी का। क्या आप सीए बनते ही क्या हो जाते हो? बेरोजगार। आप यार पढ़ लिख के बेरोजगार? हाँ, सीए में ऐसा ही है। तो मैंने अपना ऑफिस किया, मेरे पास में क्लाइंट ही नहीं आते थे, मैं सारे दिन बैठा बैठा परेशान। हमारी प्रैक्टिस सेट करना मतलब मान लो पसीने लाने के बराबर है। जो आज मेरा ऑफिस है, बढ़िया अच्छा खासा सेटल है, उसको सेट करने में मेरी जान निकल गई। क्यों? क्योंकि जिसके पास जाऊं उसके पास ऐसा तो है नहीं कि पहले से सीए नहीं है। पहले से सीए थे तो वो उसको चेंज नहीं करना चाहता। चेंज क्यों नहीं करना चाहते बताओ? क्योंकि हर किसी को राज बताए नहीं जाते, और जो हम राज होता है उसको चेंज किया नहीं जाता। भाई हर किसी के सामने थोड़ी अपने व्यापार का भेद खोलोगे आप, तो लोग जल्दी से सीए को चेंज नहीं करते। चेंज नहीं करते तो हमारे जैसे को काम कैसे मिलेगा? इससे क्या हो रहा था, एक सीए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार क्या किया जा रहा था? ऑडिट। क्योंकि हर साल एजीएम होती, हर साल उसको नियुक्त करते थे, हर साल एजीएम होती, हर साल नियुक्त करते थे। अगर किसी के आप कंटिन्यू ऑडिट किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? देखो साहब, आप घर में कुत्ता पाल लो और साल भर अगर आपके पास कुत्ता रह गया, आपको उससे ही प्रेम हो जाता। हम तो इंसान हैं, जान पहचान तो होती है ना। आज मेरे किसी भी क्लाइंट के बच्चे की शादी हो जाओ या कोई समामनी कर लो या कुछ भी कर लो, मेरे घर पे इनविटेशन आता है। क्यों भाई? मैं तो ऑडिटर हूं, स्वतंत्र व्यक्ति हूं, तुम मेरे से कहीं की रिश्तेदारी निभा रहे हो? मेरे पास नहीं आना चाहिए ना इनविटेशन, पर आता है। सर ऐसे समाज में रहोगे तो समाज के लोग तो बुलाएंगे ना आपको। तो समाज के लोग बुलाते हैं तो एहसान भी होता है, होता नहीं होता? इस सब के चक्कर में एक चीज गायब हो जाती है, क्या? स्वतंत्रता। जब आप किसी से बहुत ज्यादा, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं मेरी वाइफ का फिर किस्सा सुना देता हूं। मेरी वाइफ जो है वो अपने आप को मराठा समझती है और मेरे बच्चों को समझती है मुगल। दोनों की बनती है नहीं। सारे अस्त्र शस्त्र अपना लिए उसने, मतलब जो मन में आए धमाधम पीटना और ये वो हथियार तक उठा लिए, जो घरेलू हथियार होते हैं। लेकिन मेरे बेटे जो हैं वो भी कहते हैं हम भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है, डरते ही नहीं अपनी मम्मी से, सारे दिन बदमाशी करते रहते हैं। मैंने आज तक मेरे बच्चों को चिल्ला के नहीं बोला। बच्चों की तो छोड़ो, मैं तो किसी के सामने नहीं चिल्लाया आज तक। तो साहब मैं बच्चों के सामने कभी चिल्ला के नहीं बोला, गुस्सा मैंने कभी किया नहीं, हाथ पैर उठाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी आंखें बड़ी कर देता हूं ना यूं, इतने में तो बच्चे वाइब्रेशन मोड पे आ जाते हैं। तो मेरी वाइफ पूछती है मुझे कि ये कलाकारी क्या है आपकी, ये क्या जादू है? आप मारते नहीं, पीटते नहीं, डांटते नहीं, फिर भी आपसे ही डरते हैं। और मैंने मार लिया, पीट लिया, डांट लिया, इनके कोई फर्क ही नहीं है। बताओ ऐसा क्यों होता है? और ये आप सबने महसूस किया होगा कि मम्मी को तो अपन घर की खेती समझते हैं और पिताजी के सामने साइलेंट रहते। बताओ ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये है डिस्टेंस। पिताजी मिलते हैं सुबह शाम, ज्यादा बात नहीं करते, काम की बात करते हैं। मम्मी तो आए दिन अरे ये खा ले, वो कर ले, ये कर ले, तो आपको भी लगता है घर की मुर्गी। तो हमारे साथ में यही कहानी हो जाती है। अगर हम किसी के बार बार ऑडिट करते हैं ना, तो स्वतंत्रता क्या हो जाती है? डिस्टर्ब। तो ऑडिट का तो मूल मंत्र ही क्या हो गया? खत्म। अंकेक्षण तो कैसी जांच पड़ताल है? स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता तो रही नहीं। समझे आप? तो कंपनी एक्ट 2013 में पहली बार ये प्रोविजन डाला गया कि अगर कोई ऑडिटर 5 साल कंटिन्यू ऑडिट कर लेता है, कितने साल, तो फिर वो अगले 5 साल उस कंपनी में अपनी शकल नहीं दिखाएगा। पर ये अयोग्यता नहीं है, ये क्या है? रोटेशन। उसकी जगह पर कोई और आएगा ताकि स्वतंत्रता बनी रहे। उस प्रोविजन के तहत ये चेंज हो गया। पहले पद की अवधि क्या थी? अगली एजीएम तक। और अब पद की अवधि क्या हो गई? फर्स्ट एजीएम के निष्कर्ष से, भाई फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुए ना,
फर्स्ट एजीएम के निष्कर्ष से सिक्स्थ एजीएम के निष्कर्ष तक अंकेक्षक अपने पथ पर बना रहेगा। यह मैक्सिमम मिनिमम का कोई काम ही नहीं है, स्लॉट ही यही है। अपॉइंटी कैसे होगा? 1 to 6। मान लीजिए किसी की 13वीं मीटिंग है तो 13 में 5 जोड़ो, 13 to 18, एक साथ 5 साल का ब्लॉक है। नहीं, ब्रांच अलग है, ये अयोग्यता नहीं है, ये अयोग्यता नहीं है। जिसके आपने ऑडिट करी ना 5 साल, उसमें दोबारा नहीं आओगे, दूसरे में कहीं जाओ। बोलो ये समझ में आ गया? मैं कहने के लिए कह रहा हूं 5 साल, पर 5 साल याद मत रखना। बताओ क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई साल में कंपनी क्या नहीं करे, एजीएम ही नहीं करे। इसलिए आपको सही एक्ट की लैंग्वेज ध्यान रखनी है, और एक्ट की लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट एजीएम टू 6 एजीएम। लेकिन आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, ये लोग क्या करते हैं कि एक्ट की लैंग्वेज से थोड़ा सा हट जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि कितने साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, तो आप अगर ऑप्शन में ये सब लिखा हुआ नहीं है और क्या आ जाए 5 साल आ जाए तो 5 साल आंसर दे सकते हो। समझ में आ गया क्या? हाँ, अभी बताएंगे। मैंने कहा अंकेक्षक के पद की अवधि, तो अंकेक्षक चाहे एकल हो और चाहे क्या हो, साझेदारी फर्म हो, 5 साल ही। समझ में आ गया? क्या मन में डाउट है? हाँ, तो बेचारों की तीनों की बैंड बच गई, ऐसे 5 5 5 15 मिल जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्म है तो भी 5 साल, इंडिविजुअल है तो भी 5 साल। पद की अवधि क्या होती है? 5 साल होती है। नियुक्ति 5 साल के लिए होगा। बोलो समझ में आ गया क्या? यहां तक सबके क्लियर है? आगे बढ़ू? वो अपन बाद में गेम बाद में खेलेंगे। एक्चुअली आप मालूम कौन से पॉइंट पे आ गए? आप आ गए रोटेशन पे, कि भाई उसका 5 साल पूरा हो गया, फिर वो फर्म को बंद कर दें, नई फर्म बना ले, तो क्या वो वापस आ जाएगी क्या? वो मैं आपको रोटेशन में पढ़ाऊंगा कि रोटेशन में क्या क्या ध्यान रखना है। अभी पहले एक बार पद की अवधि समझो। यहां तक समझ में आ गया सबके? मुझे जो ही मैंने ये प्रोविजन पढ़ा ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, क्या 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया तो क्या हम बंध गए? हम बंध गए क्या? भाई आज आपने एजीएम बुलाई, मेरे तिलक कर दिया, सब नियुक्ति हो गई आपकी 5 साल के लिए, लड्डू भी खिला दिए, 5 साल के लिए नियुक्ति कर दी। दूसरी साल मेरा मन भी चल गया, क्या आदमी है, हटाओ इसको, नहीं करूंगा ऑडिट। मैं छोड़ के जा सकता हूं क्या? या नहीं छोड़ के जा सकता? अच्छा, कंपनी ने नियुक्त तो कर दिया कि यार सकल सूरत से आदमी ठीक है, लगा दिए तिलक, तो काम कराने लगे सकल सूरत का ही ठीक, और क्या कहें का ठीक है, हटाओ इसको। क्या कंपनी हटा सकती है क्या? या नहीं हटा सकती? अरे बेटा सुनो, आप इसको फिर शादी से कनेक्ट कर दो, बिल्कुल शादी जैसा है। पंडित लोग क्या बोलते हैं शादी में? बताओ कि कितने जन्मों का रिश्ता है, लेकिन हर जन्म में फेरे तो होता है, नहीं होता? 7 जन्म के लिए बंधे नहीं हो, टेंशन मत लो, पॉजिटिव रहो, बंधे हुए नहीं हो। पर फॉर्मेलिटी ऐसी है कि 5 साल के लिए नियुक्त होता है। अगर बीच में छोड़ के जाना चाहें तो छोड़ सकते हो, बंधुआ मजदूर नहीं है ना, यही तो समझा रहा हूं कि अगर अंकेक्षक बीच में छोड़कर जाना चाहे तो फॉर्मेलिटी तो करेंगे ही। बीबी को तलाक देना चाहूं दे तो सकता ही हूं, नहीं समझे? पर वो 3 तलाक तो आजकल रहा नहीं कि तलाक 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 बस फ्री, ऐसे नहीं होगा। फॉर्मेलिटी जो है वो तो पूरी करनी ही है। पर बताओ छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? और कंपनी मुझे निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती? तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? अंकेक्षक क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। अंकेक्षक क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। और कंपनी अंकेक्षक को क्या कर सकती है? निष्कासित कर सकती है, निकाल सकती है। ये कंपनी भी हटा सकती है और ऑडिटर भी क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है।
इनके प्रावधानों पर इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये लाइन का मतलब समझ गए क्या? कहीं आप सोचोगे सर 5 साल का वीजा मिल गया, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, ऐसा नहीं है। और कंपनी सोचेगी हमने तो 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया, ये छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। आप जब चाहो तब छोड़ सकते हो और कंपनी जब चाहे तब आपको निकाल सकती है। ये अधिकार आपके प्रभावित नहीं होते। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? रिजाइन, आपकी जूनियर अकाउंटेंट जॉब लग गई। देखो मैं आपको बात बताता हूं, मेरे एक स्टूडेंट था हरेंद्र यादव, मुझे उसका नाम भी याद आज भी, और वो मेरे पास सीए फाउंडेशन में पढ़ने आया था। सीए फाउंडेशन पढ़ी, फिर उसके बाद में सीए इंटर करी उसने, और फिर सीए फाइनल, तीनों स्टेज पे मेरे से पढ़ा हुआ है वो। सीए बन गया, मिठाई विठाई खिलाई, फिर मिठाई खिलाते उसको याद आया कि यार मिठाई के पैसे तो पिताजी से लिए अभी भी, मैं तो क्या बन गया सीए। तो वो आया बेचारा, बोला कि सर अब क्या करूं क्या करूं, सीए तो बन गया। मैं कहा भाई कोई या तो ऑफिस खोल ले या प्रैक्टिस नहीं करे तो जॉब कर ले। तो सर अब ऑफिस तो कहाँ खोलूंगा, जॉब कर लेता हूँ। तो उन दिनों में वो JBVNL की वैकेंसी आई हुई थी, बोले सर मैं ये फॉर्म भर देता हूँ, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है। मैं कहा तू चार्टेड अकाउंटेंट और तू JBVNL में क्या बनने वाला है? मैं कहा देख पहली बात तो काहे को किसी भाई की पोस्ट खराब कर रहा है, तो ये जॉब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो वर्क एनवायरमेंट है वो तेरे लायक नहीं रहेगा। नहीं माना, तो बेरोजगार था ना, तो जो मिले वही सही। जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम दी, सेलेक्ट हो गया और JBVNL में लग गया। यहीं पे लगा था, ये बन्नी पार्क के पीछे ना, वो राम मंदिर के पीछे, वहां पे लग गया। और 2-4 महीने बाद में आया, बोले सर आप सही कह रहे थे सर, मैं तो नहीं कर सकता ये काम। अब मैं उसको, सरकारी नौकरी है। अरे भाई सरकार नहीं निकालेगी, तुम तो छोड़ सकते हो। फिर उसने बाद में थका हार के 1.5 साल के अंदर उसको रिजाइन मारा और मानेसर चला गया और वहां ऑफिस कर रखा है उसने, अब काम बढ़िया है उसका। तो बताओ कोई आदमी त्याग पत्र नहीं दे सकता? आप भी जॉब लग गए तो रिजाइन तो कर ही सकते हो ना, तो कंपनी भी निकाल सकती है, ध्यान रखना आपको। आप छोड़ सकते हो, कंपनी भी निकाल सकती है। ये 5 साल की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? आगे एक और बात बताता हूं। आप मुझे नियुक्त कर रहे हो, मुझसे पूछोगे या नहीं पूछोगे? बिना पूछे नियुक्त कर दिया और मिठाई और बांट दी। अरे भाई मुझे नियुक्त कर रहे हो, कम से कम मेरे से लिखित में क्या ले लो, स्वीकृति। तो नेक्स्ट इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? अंकेक्षक से क्या ली जाएगी? लिखित स्वीकृति। अगर ऑडिटर मना कर दे भैया मुझे नियुक्त मत करना, मैं तुम्हारी कंपनी की ऑडिट नहीं करूंगा, तो जबरदस्ती थोड़ी अपॉइंट करोगे। अंकेक्षक को नियुक्त करने से पहले उससे लिखित में क्या लेना आपको? स्वीकृति लेनी है। बोले ये बात भी समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, आपने अंकेक्षक को नियुक्त किया और मान लो वो नियुक्त होने के लिए योग्य ही नहीं था, तो उसमें धारा 141 की उपधारा 3 की अयोग्यता थी, तो ये बात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि किसी भी ऑडिटर को नियुक्त करने से पहले उससे क्या लोगे? प्रमाण पत्र लोगे कि हम आपको नियुक्त कर रहे हैं, आप नियुक्त होने के योग्य हो या नहीं हो। तो उससे योग्यता का क्या लोगे? प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट लोगे कि भाई हम तेरे को नियुक्त कर रहे हैं तो नियुक्त होने के योग्य है ना, लिख के दे देगी। 5 बात समझ में आ गई? और 6ठी और आखिरी बात, और ये सेक्शन कंप्लीट, नियुक्ति की क्या दी जाएगी? सूचना। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, नियुक्ति की सूचना। बताओ कौन देगा? किसको देगी? आरओसी को। और कितने दिन में? फॉर्म नंबर 6 पॉइंट है, ध्यान रखना है। समझ में आ गया क्या? तो ये आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, अंकेक्षक की नियुक्ति। धारा 139 की धारा 7, 6, 5, 1। अब समराइज सुन लो, मैं पूछूंगा आपको बताना है। पेनल्टी कैसे लग सकती है आप खुद सोचो। बंधुआ मजदूर थोड़ी बना रहे हो आप हमको। अपॉइंट नहीं करो तो है ना, अपॉइंट कर लिया और कंपनी उसको हटा दे तो कोई पेनल्टी नहीं है। हाँ तो मेरा अधिकार है।
मैं कारण बता के जाऊंगा, कारण बताना मेरा दायित्व है। पर आप ये कहोगे आप छोड़ के ही क्यों गए, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं क्यों जा रहा हूं उसके कारण बता के जाऊंगा। अरे भाई कोई सीए मान लो नियुक्ति ली, तब तक सही था, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा बेड रेस्ट पे आ गया, अब वो त्याग पत्र भी नहीं दे और तुम पेनल्टी ठोको, ये ऐसा तो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा कंपनी भी बंधी हुई नहीं है ना, मैं मेरी बात थोड़ी कर रहा हूं। कंपनी ने मुझे नियुक्त कर लिया और 10 दिन बाद में मेरे को निकाल दिए, तो कंपनी भी निकाल सकती है। पर कुछ प्रोसीजर हैं जो आपको क्या करनी होंगी, फॉलो करनी होंगी। बोलो समझे कि नहीं समझे, कोई डाउट यहां तक? हाँ, मेरी जो बहन है ना, मेरी बड़ी बहन से छोटी बहन, यानी मेरे से बड़ी, उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी हुई, 3 साल तक मियां बीवी साथ रहे, बाद में पता नहीं क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, वो अपने माँ बाप के पास आ गई। 15 साल अलग रही, 15 साल। अब बच्चा कितने साल का हो गया, 18 का, समझो 18 या 17 साल का ऐसे बच्चा हो गया था उसका। और 15 साल अलग रही, फिर वो भी थक ली, यार ये भी थक ली, अब वापस चली गई 15 साल बाद। तो आप जो पूछ रहे हो उसका जवाब यही है कि अगर कंपनी ने निकाल दिया तो क्या उसको वापस नियुक्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, पर फिर नियुक्ति का कारण पूरा होगा। समझ गए ना? प्रोसीजर पूरी फॉलो करनी है, अधिकार आपके हैं। बोलो और कोई डाउट? आगे बढ़ूं? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके जवाब देते जाना। अब मैं आपको वही क्वेश्चन पूछूंगा सिंपल, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। पूछें, जवाब देंगे? चलो ये बच्ची बताएगी, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है, या कौन करता है, ये बता दो। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर दो। ये पड़ोसी की मदद मत लो। संचालक मंडल, बिल्कुल सही है। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दूसरा क्वेश्चन ये बच्चा बताएगा, आप बताएंगे। सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, C&A जी, लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सही जवाब। देखो अब सही सही जवाब आ रहे हैं, 2 के 2। एक आप बताओगे जनाब, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं अब, ये लास्ट जूनियर अकाउंटेंट में आया था। सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताओ। कुछ दबी सी आवाज सुनाई दी, या हो सकता है मेरे कान बच गए हो। संचालक मंडल भी बोला शायद किसी ने। नहीं, कहां पहुंच गए? कहां लिखा है बोर्ड पे? देखो कहां लिखा है संचालक मंडल का नाम? ये तो आज ही पढ़ा है। संचालक मंडल प्रथम अंकेक्षक, ये इतना ही तो फर्क है बस। सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? सदस्य। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? अब ये बच्चा बताएगा, आप बताना जी। निजी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आप बताओ बेटा। ये जो संचालक मंडल है ना, इसको अभी लिफ्ट में बिठा के ऊपर भेज दो, रवाना करो इसको। ये दिमाग में पता नहीं बच्चों के क्यों घुस जाता है, जबकि ये नियुक्ति स्टार्ट करने से पहले मैंने 4 टॉपिक लिखाए थे खाली। समझ गए ना? नहीं समझे? संचालक मंडल आपके मुंह पे नाम तब आना चाहिए जब मेरे मुंह से प्रथम अंकेक्षक नाम निकले। वो अपवाद है, भूल जाओ। मालिक कौन है कंपनी के? तो नियुक्ति कौन करेगा? सरकारी नाम आते ही तो केग, प्रथम नाम आते ही संचालक, और बाकी में सदस्य। 3 के अलावा चौथी चीज दिमाग ही नहीं लगानी भाई। इससे ज्यादा और आसान तरीके से क्या समझाऊं? समझ में आ गया क्या? पक्की बात है? पूछ लूं? तो ये बच्चे से पूछते हैं दोबारा। गैर लाभकारी उद्देश्य वाली कंपनी का अंकेक्षक कौन नियुक्त करेगा? गैर लाभकारी उद्देश्य वाली कंपनी का अंकेक्षक कौन नियुक्त करेगा? बताओ। दबी दबी नहीं आवाज, बिल्कुल सही जवाब। कोई कंपनी हो जाए, नियुक्ति कौन करेंगे?
सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? समझ में आ गया? क्या सरकारी और सार्वजनिक एक ही है? अलग अलग है, ये गलती मत करना। मेरे हिसाब से सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, आकस्मिक रिक्ति। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? आकस्मिक रिक्ति, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी। अभी हमारी धारा कौन सी चल रही है? 139 और इसकी उपधारा 8। 4 करा चुका हूं मैं आपको, 7, 6, 5 और 1। अब कौन सी कर रहे हैं अपन? 8। करें शुरू? चलो स्टार्ट करते हैं। आप बताओ जी, नाम से क्या लग रहा है? कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्ति मतलब नहीं। पहले बताओ, नियुक्त हुआ था क्या? नियुक्त हुआ था। पद पूरा हो गया क्या? नियुक्त होने के बाद, लेकिन पद पूरा होने से पहले बीच में ही कुछ हो गया अचानक से ही, और उसका पद क्या हो गया? खाली हो गया। बात समझ में आ गई? तो आकस्मिक रिक्ति क्या होती है बताओ? क्या होती है बेटा आकस्मिक रिक्ति? ये बच्चा बताएगा, बड़ी चिंता में से रहता है। हाँ आप बताओ। इतना 58 नहीं, 58 अलग है, दिमाग से निकाल दो। पद से 58 आकस्मिक रिक्ति नहीं है, वो तो आपने उठाया है। आगे से रिक्ति कैसे हो गई? क्यों उठा? किसी कारण से, कोई ना कोई कारण हो गया कि पद पे नियुक्त हो गया था और पद की अवधि अभी क्या नहीं हुई? समाप्त नहीं हुई, और उसका पद खाली हो गया। तो वो कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण बताओ कि ये अचानक से पद खाली क्यों हो सकता है। एक कारण बताएगा बेटा, आप बताओ बच्चा। है अयोग्य हो जाए। एक कारण आपने बताया कि अंकेक्षक क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। कौन सी धारा में? 141 की उपधारा 3 में। तो अगर आपको याद हो तो मैंने धारा 141 की उपधारा 4 कराई थी, जिसमें बताया था कि यदि अंकेक्षक नियुक्ति के पश्चात कोई भी अयोग्यता से ग्रसित हो गया तो उसका पद स्वतः ही क्या हो जाएगा? रिक्त मान लिया जाएगा और आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। एक कारण तो हो गया ही, क्योंकि आपकी योग्यता एनी टाइम रहनी चाहिए। एक कारण समझ में आ गया। एक आप बताओ जी, क्या हो सकता है? ऐसा क्या हो गया? वाह, आज इस बच्चे ने हमें सत्य का ज्ञान कराया है। क्या हो गई? मृत्यु, डेथ। क्या होती है मृत्यु? बिना पढ़े एग्जाम देना, यह है मृत्यु। नहीं समझे? मुर्दा व्यक्ति कभी ऑडिट नहीं कर सकते, और मौत कब आती है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। मान लो यमराज मेरे को लेने आया, मैं उसको कहूं सर प्लीज होल्ड फर्स्ट एजीएम टू 6 एजीएम। 6 एजीएम में चलेंगे, ऑडिट तो कर लेने दो। यमराज कहेगा हमारे वहां भी पोस्ट खाली है। हमारा जो अकाउंटेंट है ना चित्रगुप्त, बहुत गलतियां करता है, बहुत गलतियां करता है। शरीफ लोगों को ले जाता है, गुंडे बदमाश को छोड़ जाता है। तो उसकी ऑडिट करो जरा, आप चलो चलो आप चलो मेरे साथ। तो बच्चों मर गए तो अचानक से पोस्ट क्या हो गई? खाली हो गई। और बताओ क्या कारण हो सकता है? क्या बोले? वाह, आज इस बच्चे ने एक और ज्ञान दिया कि सीए की शादी हो गई। और क्या हो गया बेचारा? मानसिक संतुलन खो बैठा। नहीं, कानून द्वारा। अच्छा, अनुबंध वाली बात कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। जो पागल व्यक्ति होता है वो कांटेक्ट नहीं कर सकता और ऑडिट कैसे करेगा? समझ गए? तो पागल होना, दिवालिया होना, वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया, पागल हो गया, मृत्यु हो गई। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये बात इस बच्चे ने अच्छी पूछी कि सर ऑडिटर का दिवालिया से क्या लेना देना? आज मेरी जेब खाली होगी, तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है? तुमको मेरे जेब से मतलब थोड़ी है, मेरे ज्ञान से मतलब है।
लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 की सेक्शन 8 में सीए की अयोग्यता बताई गई है कि हम आपको सदस्य नहीं बनाएंगे। तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमारा इंस्टीट्यूट हमारे सदस्यता से नाम हटा देता है। तो जब मैं सीए ही नहीं रहा तो ऑडिट कैसे करूंगा? इसलिए मैंने यहां पे दिवालिया लिखवा दिया। समझ में आ गया? अब एक और कहानी सुनो कि 2-3 दोस्त लोगों ने मिलकर साझेदारी फर्म बनाई कि यार अपन प्रैक्टिस करेंगे, ऑडिट करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। और फर्म चल पड़ी, काम भी आया, और काम के बीच में आ जाता है पैसा। समझो नहीं समझे? अब क्या पैसा जो है ना वो ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों में दरार पड़ा देता है। आज मैं और मनीष कब से दोस्त है, 20-25 साल हो गए हमको साथ में काम करते हुए। कितने ही ऑफर आ गए, मनीष के पास आ गए, मेरे पास आ गए कि आप उनको छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ। मैं कहा भाई मुझे पैसों में तो आप खरीद नहीं सकते, और दूसरी कोई वजह छोड़ने की है नहीं। लेकिन बच्चों पैसा कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो आपस में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। कंपनी ने अपॉइंट किसको किया था? फर्म को। और फर्म का ही क्या हो गया? विघटन। तो बताओ आकस्मिक अयोग्यता हुई कि नहीं हुई? सीए की साझेदारी फर्म का क्या हो गया? विघटन। सीए की साझेदारी फर्म में भी गठित हो गई। समझ रहे हो? और एक और कारण सुनो जो मैं इधर लिखने वाला हूं। सीए ने खुद ने क्या कर दिया? डिजाइन मार दिया, त्याग पत्र दे दिया। समझ में आ रहा है? तो ये 2 कारण होते हैं। 2 क्या सर, इतने सारे कारण बता दिए? 2 ही हैं, त्याग पत्र, और इन सबको मैं एक नाम दे देता हूं, त्याग पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से। तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी कारण आ जाए आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको दिमाग लगाना है त्याग पत्र है कि त्याग पत्र के अलावा है। पद खाली होने के 2 ही कारण। नहीं, उस सदस्य को थोड़ी अपॉइंट किया था, उस साझेदार को अपॉइंट नहीं किया। अपॉइंट किसको किया था? फर्म को। अगर फर्म जिंदा है तो ऑडिट करेगी। यहां तक समझ में आ गया क्या? तो बताओ आकस्मिक रिक्ति के कितने कारण, कौन कौन से? त्याग पत्र और त्याग पत्र के अलावा। अब मैं पूछूंगा, ये बच्ची बताएगी, जो नई बच्ची आई है आज। मैं मान रहा हूं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर यह भी एक कला है कि बिना समझ में भी अपन सुन सकते हैं। आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से सीरियस कौन सा लग रहा है? अपना कॉमन सेंस लगाओ। आप भूल जाओ कि ऑडिट पढ़ रहे हो। इन दोनों में से सीरियस कारण कौन सा है? बताओ सबसे सीरियस, त्याग पत्र या मृत्यु? मृत्यु क्या सीरियस है? ये तो एक इवेंट है, जैसे आपका जन्म हुआ है वैसे मृत्यु भी होगी, इवेंट है, ये तो होनी तो है ही। इसमें सीरियस क्या है? बल्कि ये तो खुशी है। हाँ खुशी है ना। और शादीशुदा इंसान तो बहुत खुश होते हैं कि रोज मर रहे हैं बेचारे, एक बार में काम निपटे। सीरियस क्या है बताओ? त्यागपत्र सीरियस क्यों है? कोई भी आदमी त्यागपत्र क्यों देगा? आपकी शादी को कितने साल हो गए? पति को छोड़ने का मन नहीं करता? छोड़ देते हैं? नहीं करता? मेरा तो रोज ही करता रहता है। तो सर छोड़ क्यों नहीं रहे? तलाक का नाम तो सुना ही होगा। तलाक आदमी कब लेता है बताओ? नहीं परेशान तो मैं हूं, इतना भी नहीं हूं, इतना भी नहीं हूं कि तलाक ही दे दूं। तो आप सोचो कोई भी सीए जो नियुक्त हुआ है वो बीच में छोड़ के जा रहा है, त्यागपत्र दे रहा है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? सोच सकते हो आप? बहुत सीरियस बात हुई है। मैं आपको एक कंपनी की स्टोरी सुनाता हूं जो मेरे साथ हुआ। मैं एक कंपनी में ऑडिट करने गया। एक बार के लिए मान लो उस कंपनी में 4-5 क्या थे? डायरेक्टर। ये 4-5 उस कंपनी को चला रहे थे। इन 5 को अब आप तो जाने गए होंगे, इतना टाइम हो गया आपको आते हुए। ये 5 अपने अपने एरिया के छठे हुए क्या है? बदमाश, और इस कंपनी को चला रहे हैं। मैं ऑडिटर के रूप में ऑडिट करना मैंने क्या किया? शुरू किया।
तो मुझे कुछ वहां पर फ्रॉड पकड़ में आ गई। इन्होंने तो फ्रॉड कर रखा है, आप लोगों के पैसों के साथ घपला कर रखा है इन्होंने। मुझे फ्रॉड पकड़ में आ गया, तो ये आया मेरे पास सिकंदर, बोले सर बहुत फ्रॉड ढूंढ रहे हो आजकल, ऑडिट बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो मैंने भी कह दिया, अरे तुम रुको भी, ये तुमने जो काले कारनामे कर रखे हैं ना, इन सबका पर्दाफाश करूंगा मैं, रिपोर्ट में लिखूंगा, सबके सामने एजीएम में जाके बताऊंगा कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। आखिर इन्होंने तो मुझे अपॉइंट किया, मेरे मालिक तो यही है, तुम्हारी काली करतूतें इनके सामने रखूंगा, ऑडिट तो यही होती है। तो ये चुपचाप चला गया। ये आया मेरे पास कि सर वो थोड़ा कंट्रोल करो, आप फ्रॉड मत ढूंढो, आपको क्या चाहिए हम देंगे। क्या तुम्हें मैं रिश्वत खाने वाला सही लग रहा हूं? रिश्वत देने लग गया मुझे, मैं बिकूंगा नहीं, मैंने रिश्वत नहीं ली। इतने में ये आ गई बंदूक लेके, सर आप गोली लेना कैसे पसंद करेंगे, पानी से, सोडे से, या डायरेक्ट? मैंने कहा यार ये गुंडागर्दी। इतने में ये बच्ची बंदूक लेके आती, कुछ भी करने का था, फ्रॉड नहीं ढूंढने का था। एक सीए इसी कुर्सी पे बैठ के आपसे पहले फ्रॉड ढूंढ रहा था, आज उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं, और उस मैं तो कांप गया। अब मैं कोई सिंगम तो हूं नहीं, और ना ही जेके सिकरे हैं। मैंने कहा मुझे शाम तक का टाइम दो सोचने के लिए। तो ये क्या बोलती है, आपके पास शाम तक का ही समय है, कल का सूरज तो आप वैसे भी नहीं देखेंगे। मैं पूरी रात सोचता रहा, तो समझ में आएगी भाई जान है तो ऑडिटे हैं, जान ही नहीं रहेगी तो ऑडिट कैसे करूंगा। सुबह सुबह उठ के इनको क्या दे दिया, त्याग पत्र, कि भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मेरे को क्या लेना देना है, फ्रॉड मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम जानो और तुम्हारे डायरेक्टर जाने, अपन तो चलिए। बताओ ये सीरियस मैटर है कि नहीं? ऐसे तो कपट कभी पकड़ में नहीं आएंगे। और सीए डर के क्या देंगे, त्याग पत्र। तो इन्होंने क्या किया, प्रोविजन ही चेंज कर दिए, इन्होंने कानून की प्रावधान ही चेंज कर दिए। इन्होंने कहा भैया अगर त्याग पत्र के अलावा कोई कारण है, कोई आदमी मर गया, पागल हो गया, बीमार हो गया, जो भी समस्या थी, और इसलिए वो छोड़ के जा रहा है, तो ये कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है। अब सीरियस नहीं है तो त्याग पत्र के अलावा किसी और कारण की वजह से रिक्ति हुई है, तो इस रिक्ति को किसके द्वारा भरा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा भरा जाएगा। समझ में आ गया? देखो आपने ये फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट किया था, कहां तक अपॉइंट किया था, 6th एजीएम तक, और ऑडिटर ने यहां बीच में ही छोड़ दिया। तो यहां बीच में अगर ऑडिटर को छोड़ दिया तो इसे अपॉइंट कौन कर सकता है? फिर सदस्यों को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अचानक से जो व्यवस्था बिगड़ गई तो फिर संचालक मंडल संभाल लेंगे। समझ में आ गया? कितने दिन में भर देंगे जी? जिस दिन आकस्मिक रिक्ति हुई उससे 30 दिन में भर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये फर्स्ट एजीएम थी, यहां क्या होनी थी, सेकंड, यहां थर्ड, यहां फोर्थ, यहां फिफ्थ, और यहां क्या होनी है, 6th। ऑडिटर यहीं पे रिजाइन मारोगे, मतलब किसी भी कारणवश से यहां पर आकस्मिक क्या हो गई, रिक्ति हो गई, तो यहां किसने भर दिया? बताओ ये ऑडिटर अपनी पोस्ट पे कब तक रहेगा, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक? बताओ 6 एजीएम तक रहेगा या अगली एजीएम तक रहेगा? तो इसके जो पद की अवधि रहेगी ना बच्चों, इसके पद की अवधि 6ठी एजीएम तक नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था बिगड़ गई वो संभाल ली बस आपने। इसके पद की अवधि कब तक रहेगी बताओ? अगली एजीएम तक। समझ में आ गया क्या? ईजीएम में तो अपॉइंट कर रहे हैं, पर यहां तो कौन अपॉइंट कर रहा है बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एजीएम बीच में नहीं बुला सकते, पर ईजीएम तो तब बुलाएंगे जब सदस्यों को इससे नियुक्ति कराएंगे। यहां नियुक्ति कौन कर रहा है? यहां पर संचालक मंडल नियुक्त कर रहे हैं ना, तो बोर्ड सब आएगी।
नहीं, 1 मिनट, वो अलग बात है। आप बोलो, क्या बोल रहे हो? बोर्ड सभा? जब डायरेक्टर की मीटिंग है तो बोर्ड सभा, सदस्यों की बुलाएं तो एजीएम। तो बोर्ड सभा में नियुक्त हुआ, एजीएम तक रहेगा। अब जो आप पूछ रहे हो बच्चा कि सर कंपनी निकाल दे तो उसे आकस्मिक रिक्ति नहीं कहते, क्योंकि कंपनी के साथ अचानक से कुछ नहीं हुआ। प्लान कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। तो उसकी धारा 140 है, जो हम अंकेक्षक को पद से हटाना करके पढ़ेंगे। किसको? नहीं, ये तो अचानक से व्यवस्था बिगड़ गई साहब। नियुक्ति किसने करी थी? सदस्यों ने। अब कोई सीएम मर गया तो फिर दोबारा सदस्यों को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पर सूचना की क्यों जरूरत है? सूचना तो तब देते हैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त नहीं कर पाए और वो सदस्यों को बुलाएं। यहां सदस्यों का रोल ही नहीं है। यहां कौन आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कहां तक रहेंगे ये अपनी पोस्ट पे? सेकेंड एजीएम तक। अब सेकेंड एजीएम में कौन आएंगे बोलो? सदस्य। अगर उनको लगेगा कि ये आदमी सही है तो और आगे अपॉइंट कर देंगे, नहीं तो उसकी जगह पर दूसरे को अपॉइंट कर देंगे। बोलो, यहां तक समझ गए क्या? तो यहां देखो, सदस्य का कोई रोल ही नहीं था। लेकिन एक बात बताओ, अगर ऑडिटर ने त्यागपत्र दिया तो इस बात की जानकारी सदस्यों को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जबकि यहां तो कोई सदस्यों को जानकारी है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर अंकेक्षक ने त्यागपत्र दे दिया है तो बताओ किससे भरवाऊं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भरवाऊं कि सदस्यों से भरवाऊं? आप मार्केट की कोई भी बुक ले आना, उसका आंसर मिलेगा सदस्य। लेकिन बच्चों, ये आंसर था कंपनी अधिनियम 1956 में। 2013 में चेंज कर दिया इसमें। इन्होंने कहा कि त्यागपत्र भी होना अगर, तो भी नियुक्ति कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कितने दिन में? 30 दिन में। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? कौन करेगा नियुक्ति? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सही हुआ कि गलत हुआ? ये तो गलत हो गया। पहले सही था कि सब त्यागपत्र दिया तो सदस्यों से करवाओ, और अगर कोई मर गया, कोई पागल हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करवा लो। इसलिए कंपनी एक्ट ने क्या किया? इस प्रावधान को थोड़ा सा घुमा दिया। इन्होंने कहा भरेगा तो कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन एक कंडीशन डाल दी कि भर तो दो, लेकिन किसको बुलाओगे? सदस्यों को। कितने महीने में? 3 माह में आपको सदस्यों से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति कि साहब हमने इसको नियुक्त किया है। अगर आपको जम रहा है तो ओके, नहीं तो आप अपने हिसाब से नियुक्त कर दो। अब समझ में आ गया क्या? 3 माह। हाँ, ईजीएम ही होगी, एजीएम बीच में कहां से आ जाएगी? बोलो, यहां तक समझ गए क्या? अब बताओ, इसके पद की अवधि क्या रहेगी? इसके पद की अवधि भी क्या रहेगी? अगली एजीएम के निष्कर्ष तक। समझ गए? अब नट सेल में समरी सुन लो, एग्जाम में याद रखने लायक। आकस्मिक रिक्ति को किसके द्वारा भरा जाता है? संचालक मंडल द्वारा। कितने दिन में भरा जाता है? 30 दिन में। यदि आकस्मिक रिक्ति त्यागपत्र के कारण हो तो भरेंगे संचालक मंडल, लेकिन अनुमति लेंगे किससे? सदस्यों से। क्लियर है? बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर ये सरकारी कंपनी होती और सरकारी कंपनी में क्या हो जाती? आकस्मिक रिक्ति। धारा वही है बच्चों, 139 की उपधारा 8, वही पॉइंट है। क्या सरकारी कंपनी में भी आकस्मिक रिक्ति हो सकती है क्या? कारण बताओ। सर यही कारण हो सकते हैं। भाई सरकारी कंपनी के सीए भी तो मरते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं वो अमर हो गए। यहां पर एक प्रॉब्लम है। सरकारी कंपनी में कारण चाहे कुछ भी हो, यहां अलग अलग पॉइंट नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनी में तो कंट्रोल ही किसके पास है? के पास है। तो किसी भी कारण से आकस्मिक रिक्ति हुई हो तो यहां कारण की दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। किसके द्वारा भरा जाएगा? केग द्वारा 30 दिन में
नियुक्ति की जाएगी। जो पद खाली हो गया उसको कौन भरेगा? अब केग करेगा। कितने दिन में? समझ में आ गया क्या? सबके क्लियर है यहां तक का? अगर केग नियुक्ति करने में क्या रहे? असफल, तो अगले 30 दिन में, अगले 30 दिन में कौन भरेंगे बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। ये लो साहब, ये टॉपिक भी खत्म। नहीं, आगे एक्ट साइलेंट है। जहां मैं रुक गया अभी रुक जाओ, क्योंकि देखो ये कानून है, कानून के प्रोविजन हम नहीं बना सकते। एक्ट के इंटरप्रिटेशन बहुत होते हैं। कल बजट आया, ठीक है, तो मेरा एक स्टूडेंट है आरजे अभी, रेडियो सिटी पे जो की है, तो अभी आजकल पॉपुलर हो रखा है आरजे अभी के नाम से। तो उसका कॉल आया मेरे पास कि सर मैं अभी बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन अभी? बोले सर मैं अभिषेक से अभी हो गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा। और मैंने कहा कहाँ तक पहुंचा? सीए में। बोले सर सीए ने दूसरी जगह पहुंचा दिया मेरे को। बोले मेरे से पढ़ाई वढ़ाई तो ही नहीं, मैं आरजे बन गया रेडियो सिटी में। अच्छा, मैंने कहा तू वो अभी है क्या? बोला मेरी आवाज से नहीं पहचाने सर। मैंने कहा यार याददाश्त कमजोर हो गई बुढ़ापे में। तो बोले, मैंने कहा कैसे याद किया बेटा? बोले सर वो बजट के ऊपर एक स्पीच आप दे तो मैं रेडियो सिटी पे बजा दूं। तो मैंने कहा यार बजट में बहुत बारीकियां होती हैं। कल तो बजट आया है 45 पेज का बजट में, कम से कम तो मैं खुद नोट्स बना चुका हूं अब तक 45 पेज के। तो मैंने कहा उसमें बहुत बारीकियां होती हैं, एक छोटा सा लाइन लिखी हुई है, अब अखबारों में पढ़ते हो वो बातें तो मैं कर ही नहीं सकता कि एमएसएमई को टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अब ये नई सेक्शन जोड़ दी, अब इसके कितने इंपैक्ट है मैं इसके ऊपर 1 घंटे बोल सकता हूं। बोले सर आप तो हाईलाइट बोल देना थोड़े थोड़े से, समझ लो बात को। तो देखो क्या होता है, बजट के ऊपर आज हमारे कम से कम 5 से 7 सीए लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने व्यू दे रहे हैं। तो एक्ट जो होता है ना उसमें लाइन तो एक ही लिखी हुई रहती है, पर उसके इंटरप्रिटेशन बहुत सारे होते हैं, व्याख्याएं बहुत सारी होती है। तो आप एक्ट को तोड़ मरोड़ना ही नहीं है आपको। आप क्या पढ़ रहे हो बताओ? एक्ट पढ़ रहे हो। और आपको ऑडिट में यही चैप्टर में थोड़ी सी ये होगी भाई चीजें याद करनी पड़ेंगी, जैसे धाराएं याद करनी हो। बाकी तो ऑडिट में ऐसी कोई एक्ट और कोई धाराएं कुछ है ही नहीं। तो ये एक चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है। तो यहां आके एक्ट साइलेंट है, हम भी साइलेंट है। आप कहें सर अगर नहीं कर पाए तो इसका जवाब दो, और मैं कहां से दे दूं जवाब जब एक्ट वालों को ही नहीं मालूम। आप कहें नहीं सर अंशदारी को करना चाहिए ना, नहीं आपका लॉजिक सही है पर लॉजिक से तो एक्ट चलता नहीं। बोलो समझ में आ गया क्या? क्लियर है? अब एक भाई ने कहा था कि सर एक बात बताओ, ये बच्चे ने कहा था कि सर एक बात बताओ, आपको कंपनी ने अपॉइंट किया, आप तो 10 दिन बाद में रिजाइन दे दोगे, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए क्या? यही दर्द था आपका, यही दर्द था ना। चलो आपका दर्द दूर किए देते हैं। त्याग पत्र के संबंध में अंकेक्षक का दायित्व, त्याग पत्र के संबंध में अंकेक्षक का दायित्व। अगर कोई भी ऑडिटर रेजिग्नेशन दे रहा है तो देखो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि वो रिजाइन नहीं कर सकता। बंधुआ मजदूर तो आप किसी को बना ही नहीं सकते। ये कह रहे भाई जो जाना चाह रहे जाओ, तो इसके ऊपर धारा कौन सी लगा रहा हूं? 140 की उपधारा 2। ये कह रहे भाई जाना है आपको, जाओ। सिर्फ एक काम करना है, ऑडिटर का केवल और केवल एक दायित्व है कि अगर मैं जा रहा हूं, बीच में छोड़ के जा रहा हूं, तो बता के जाऊंगा, सूचना दे के जाऊंगा, कारण बताऊंगा कि मैं क्यों जा रहा हूं, सूचना दूंगा, कारण बताऊंगा। तो बताओ अंकेक्षक का दायित्व क्या हो गया? अंकेक्षक द्वारा क्या दी जाएगी? सूचना। अब देखो ऑडिटर देगा सूचना कि मैं जा रहा हूं साहब, समझ में आ रहा है? कौन देगा सूचना? किसको दिलाऊं? अंकेक्षक किसको सूचना देगा? आप कह रहे हो सदस्यों को, तो सदस्यों को मैं क्या लिख दूं? कंपनी। कंपनी बोल दो, सदस्य बोल दो, एक ही बात है। तो एक तो सूचना में किसको दे दूं? कंपनी को। और एक किसको सूचना दूं?
आरओसी को, इनको भी मालूम होना चाहिए ना कि ऑडिटर तो गया, हमारे पास जो सूचना आई थी नियुक्ति की तब तो ऑडिटर का नाम आया था और वो ऑडिटर गया, क्योंकि जब ऑडिटर को आपने नियुक्त किया था तब बताओ सूचना दी थी नहीं दी थी, तो जब वो छोड़ के जा रहा है तो भी बताओ उनको। समझ गए? और सुनो तीसरा, किसको सूचना देंगे? केग को। लेकिन केग को कब देना है? अगर कंपनी कौन सी है तो सरकारी कंपनी का अंकेक्षक को 3 जगह सूचना देनी है, कंपनी को, आरओसी को और केग को। सरकारी के अलावा में कंपनी को और आरओसी को सूचना देनी है। सूचना का कोई फॉर्मेट? तो बच्चों आपको सूचना देनी है इन फॉर्म नंबर ADT 3। इसमें ऑडिटर अपने सारे दुख दर्द लिख देगा कि साहब मेरे को बंदूक दिखाई, मेरे साथ ये हुआ और वो हुआ, जो भी हुआ आप अपने सारे दुख दर्द इसमें लिख दोगे। कारण बता दिया आपको, कहीं किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, भर दो, नक्की काम। समझ में आ रहा है? कितने दिन में सूचना दूं? पहले सूचना दूं कि पहले छोड़ूं? नहीं, पहले छोड़ो तुम आराम से, कोई बाउंडेशन नहीं है। त्याग पत्र की तिथि से, जिस दिन आपने त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र की तिथि से कितने दिन में? 30 दिन में आपको सूचना देके जानी है। ये लो, इतना सा दायित्व है। धारा 140 की धारा 2 भी क्या हो गई? कंप्लीट। समझ में आ गया क्या? धारा 140 की धारा 2 ये कहती है कि अंकेक्षक अगर त्याग पत्र देता है तो सूचना देके जाएगा। धारा 140 की धारा 2 में कंपनी को, आरओसी को और केग को। फॉर्म नंबर ADT 3 में कितने दिन में? 30 दिन में। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि त्याग पत्र के संबंध में सूचना कौन से प्रारूप में दी जाती है? ADT 3 में। कितने दिन में दी जाती है? 30 दिन में। कौन सी धारा में है? अब कई मेरे जैसे जिद्दी इंसान भी होते हैं, वो कहते मैं तो जाऊंगा, नहीं बता के जाऊं, क्या कर लोगे? तो तुम कानून की पालना नहीं कर रहे हो। यदि अंकेक्षक इसमें क्या करेगा? त्रुटि, तो धारा 140 की उपधारा 3 के तहत उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? जुर्माना। किस पे लगेगा जुर्माना? अंकेक्षक पर, क्योंकि दायित्व किसका था? अंकेक्षक का। अच्छा, जुर्माना क्या लगेगा वो सुनो। जुर्माने के लिए इन्होंने कहा कि 50,000 रुपए या ऑडिटर का पारिश्रमिक, यानी कि ऑडिट की फीस जो भी क्या हो, कम हो, या तो 50,000 रुपए या आपकी पारिश्रमिक। जैसे मान लो मेरी फीस ही 10,000 रुपए थी, तो मेरे ऊपर जुर्माना कितने का लगेगा? 10,000 का। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? आप बताओ, कभी रेड लाइट तोड़ी है आपने? चालान भी हुआ है? आज तक एक बार ही नहीं हुआ। बेटा बीवी के डर से शादी थोड़ी नहीं करोगे। अच्छा देखो, मैं ऐसा बंदा हूं जिसका कोई अब तक है ना कम से कम 30 से 40 बार चालान कर चुका, और उस 30-40 चालान में से 25 चालान मेरे मोबाइल पे बात करते हुए गीत कटे कि गाड़ी चला देना है, मैं क्या कर रहा हूं, अब कॉल आते रहते हैं, क्या करूं? सुधरूंगा नहीं। तो क्या है, वो बोलता है हाँ भाई चालान कटेगा, मैं कहता हूँ अरे तू जल्दी कर, मेरे को आगे जाना है भाई, तू बना पर्ची बना, फटाफट पे कर देंगे। तो क्या है, कानून में से जो आदतन क्रिमिनल हो गए ना, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये तो मान ही नहीं रहा। अगर कोई ऑडिटर त्रुटि करता है, सूचना नहीं देता है और उसके ऊपर हमने दंड लगा दिया, अब तो देगा सूचना, जिद्दी है, नहीं दूंगा, 50,000 लगा दिया ना तुमने, और क्या चाहिए। तो अगर आपकी त्रुटि जारी रहती है, मतलब दंड लेने के बाद भी नहीं सुधर रहे, आपकी त्रुटि जारी है, सूचना तो अभी भी नहीं दे रहे, तो बेटा 500 रुपया पर डे का मीटर चालू है, पेनल्टी का मीटर चालू है। कितना? 500 रुपये पर डे। सर कब तक? जब तक सूचना नहीं दोगे। सर मैं तो 10 साल में नहीं दूंगा, तो 365 × 10 × 500,
भरो पेनल्टी, सरे से तो मारे जाएंगे। इसलिए इन्होंने यहां पे एक मैक्सिमम स्लैब बना दी, अधिकतम। सारी पेनल्टियों को मिलाकर अधिकतम कितनी हो सकती है? 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगा जुर्माना किसी भी हालत में। समझ में आ गया? पक्का? ये बच्चे बताइए, आ रहा समझ में? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक ऑडिटर की फीस है 30,000 रुपये, उसने बीच में दे दिया त्याग पत्र और फॉर्म नंबर ADD 3 में सूचना नहीं भेजी, कितना जुर्माना लगेगा? 30,000 पारिश्रमिक है, बताओ। 30,000 या 50,000 दोनों में से जो भी कम हो, तो पेनल्टी कितने की लगेगी? 30,000 की। समझ में आ गया क्या? तो आज आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, आकस्मिक रिक्ति, और साथ में 2 धाराएं और करा दी, धारा 140 की उपधारा 2 और 140 की उपधारा 3। यहां तक का आप एक बार नोट से रीड आउट करना, क्योंकि यहां तक के पॉइंट मैं आपको करा चुका हूं। देखो, अंकेक्षक की नियुक्ति प्रथम अंकेक्षक कर चुके थे, सरकारी कंपनी वाला कर चुके थे, और आज मैंने यहां से स्टार्ट कराया सरकारी कंपनी के बाद में अन्य कंपनी में आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति। क्लियर है? तो ये सब आप आगे तक के पॉइंट पूरे पढ़ेंगे जितना आज पढ़ चुके हैं, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे।